बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक में से शार्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, या बहुत ही कम चांस है पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के बारे में। इसके अलावा हमने बात की थी स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंसेप्ट पर और इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये इलास्टिसिटी है क्या। प्यारे बच्चों, इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर सकता है, ओरिजिनल वॉल्यूम को रीगेन कर सकता है, ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकता है जब उस पर से स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रबड़ बैंड है, उसकी एक मखसूस लेंथ है, आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, ठीक है, और उसकी लेंथ में इजाफा कर देते हो। आपने इस बॉडी को डी शेप कर दिया या उसको उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दी। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में चला जाएगा, ओरिजिनल लेंथ को वो रीगेन कर लेगा। अब इस मटेरियल की ये जो प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से उसने अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लिया है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, इसी तरह से आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, क्यूबिक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, लाइक फोम का बना हुआ एक बॉक्स है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, तमाम डायरेक्शन से उसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करते हो, स्ट्रेस अप्लाई कर देते हो। ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब स्ट्रेस को रिमूव करोगे तो वापस वो वॉल्यूम जो है वो रीगेन कर लेगा। तो इस मटेरियल में ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसने अपना वॉल्यूम रीगेन किया है, ये क्या है, ये इलास्टिसिटी है। इसी तरह से आपके पास एक रबड़ की बनी हुई बॉल है, स्फेरिकल शेप में, आपने इसे हाथ में पकड़ा और ऐसे प्रेस किया उसको, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। कोई इरेगुलर शेप हो सकती है, या आप कह लीजिए एलिप्स की शेप के अंदर आ जाती है। जैसे ही आपने स्ट्रेस को रिमूव किया, दोबारा स्फेरिकल शेप में आ गई। तो इस बॉडी के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है, इस मटेरियल की ये जो प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से इसने अपनी शेप को रीगेन कर लिया, इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। उम्मीद है अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पेपर में कैसे लिखना है, हेडिंग लगाएंगे जी, हेडिंग नंबर 1 इलास्टिसिटी बताएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल to regain its original shape, length or volume when stress is removed. This is called elasticity. ठीक है बच्चों, अब हमने बात करनी है जी इलास्टिक मॉडुलस के बारे में। बच्चों, इलास्टिक मॉडुलस क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सिंपली एक रेशो होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान कांस्टेंट रेशो को हम बेसिकली इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, एक ख़ास लिमिट के अंदर रहते हुए, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ख़ास लिमिट के अंदर रहते हुए, जिसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। आगे लेक्चर में आपको डिटेल से उसके बारे में बताऊँगा। एक ख़ास लिमिट के अंदर रहते हुए अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, एक कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है सॉलिड, तो उसके अंदर जो स्ट्रेन है वो भी बढ़ेगी। स्ट्रेस को और बढ़ाएंगे, स्ट्रेन और बढ़ेगी। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक कांस्टेंट रेशो रहेगी। अब ये जो कांस्टेंट रेशो है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान, इसको सिंपली हम इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। तो याद रहे, इलास्टिक मॉडुलस इज नथिंग बट सिंपली अ कांस्टेंट रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, अच्छा, आपने इसको डिफाइन कैसे करना है, अगेन हेडिंग लगाएंगे इलास्टिक मॉडुलस की और बताएंगे फॉर इलास्टिक सॉलिड। ठीक है, वो सॉलिड जिन सॉलिड्स के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है उसे इलास्टिक सॉलिड कहते हैं। फॉर इलास्टिक सॉलिड रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट, कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, ये जो रेशियो होती है ना स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब इस बात का मतलब क्या है, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। भाई हमारे पास जो है ना ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो हम इसके इस एरिया के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रेच करते हैं, तो हमने इस पर स्ट्रेस अप्लाई की। अब स्ट्रेस अप्लाई करने के नतीजे में क्या हुआ, इसकी बॉडी में जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है, चेंज आ गया। अब हम जानते हैं कि एक हमारी अप्लाई की हुई स्ट्रेस है और एक इसके अंदर जो है वो चेंज इन लेंथ आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, हमारी स्ट्रेस और ये स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान कांस्टेंट रेशो कैसी होती है, हमने लेट सपोज के स्ट्रेस अप्लाई किया इनिशियली 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई वो 1 है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा।
स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो 1 की स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई उसके अंदर। ठीक है, अब हमने जब इसको जो है वो बढ़ाया 10 से 20 कर दिया, ठीक है, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेस अप्लाई की, तो इसमें जो स्ट्रेन आई वो भी बढ़ गई, 2 हो गई। ठीक है, हमने और बढ़ाया इसको, स्ट्रेस को हमने 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर दिया, तो जो हमारे पास स्ट्रेन थी वो भी और बढ़ गई, वो भी 3 पे आ गई। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान किसी भी एक पॉइंट पे चेक करें तो आपको एक कांस्टेंट रेशियो मिलेगी, 10/1। रेशियो क्या होती है, A/B। 10/1 क्या मिलेगा, 10। 20/2 क्या मिलेगा, 10। 30/3 क्या मिलेगा, 10। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान आपको एक कांस्टेंट रेशियो मिल रही है। अब ये जो कांस्टेंट रेशियो है इसे हम बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो। अब इसकी बात कर लेते हैं यूनिट पे। तो प्यारे बच्चों देखो, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही हमारे पास जो है वो यहाँ पर इलास्टिक मॉड्यूलस का भी होगा। अब स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों यूनिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पर एक दो कंसेप्चुअल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि लार्ज वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस का क्या मतलब होता है और स्मॉल वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस का क्या मतलब होता है। याद रहे कि अगर किसी भी मटेरियल के इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा है, एक बड़ा नंबर मिल रहा है, एक बड़ा आंसर मिल रहा है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मटेरियल जो है वो बहुत मुश्किल से डिफॉर्म होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ेगी और बहुत कम इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगी। कैसे, देखिए, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशियो है इलास्टिक मॉडुलस। अब जो भी इस रेशियो का आंसर आता है ना, वो हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू है। आंसर आपको बड़ा तब मिलता है जब आपका नोमिनेटर जो है वो बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। ठीक है, अब अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और बहुत कम उसके अंदर जो है वो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो तब आपको आंसर जो है वो यहाँ पर बड़ा मिलेगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, नीचे की वैल्यू छोटी रहेगी। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अप्लाई की है, स्ट्रेन बहुत कम आई है, ऊपर की वैल्यू बड़ी, नीचे की वैल्यू छोटी, तो आपको इलास्टिक मॉडुलस का आंसर बड़ा मिलेगा। यानी उस मटेरियल का जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होगा उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाने से बहुत कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, यानी वो मटेरियल जो है वो डिफिकल्ट टू डिफॉर्म होता है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास स्मॉल इलास्टिक मॉडुलस वाला, जिसकी वैल्यू स्मॉल है। स्मॉल वैल्यू का मतलब है कि भाई ये जो इन दोनों का जो आंसर आ रहा है ना, वो आपके पास जो है वो छोटा आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने जो स्ट्रेस अप्लाई किया है उसके बदले में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ रही है। जब नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है ना, तो आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास छोटा होता चला जाता है। तो यहाँ पर आपने स्ट्रेस अप्लाई की मटेरियल के ऊपर और वो आसानी से उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आंसर छोटा हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस व स्ट्रेन का आंसर क्या हो जाएगा, छोटा। आपने स्ट्रेस अप्लाई की, ठीक है, उसके बदले में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो एक स्मॉलर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस आपको ये बताती है कि ये मटेरियल जो है वो इजी टू डिफॉर्म है। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस मीन डिफिकल्ट टू डिफॉर्म, स्मॉलर वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस मीन इजी टू डिफॉर्म। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा एक और बात याद रख लीजिए कि ये जो इलास्टिक मॉडुलस होता है ये मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की अपनी नेचर की वजह से ये जो है ना वो हमें मिलती है रेशो। ठीक है, ओके। अब बच्चों जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रेस में 3 कैटेगरीज आ जाती थी। ठीक है, एक हमारे पास थी टेंसाइल स्ट्रेस, एक वॉल्यूम स्ट्रेस थी और एक थी हमारे पास शियर स्ट्रेस। इसी तरह से फिर हमने स्ट्रेन में भी रेशियोज पढ़ी, स्ट्रेन के भी हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। एक थी हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन, एक थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और एक थी शियर स्ट्रेन। अब इसी तरह से ना हमारे पास ये जो इलास्टिक मॉडुलस है इसकी भी 3 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं जी यंग्स मॉडुलस, एक को बोलते हैं बल्क मॉडुलस, एक को बोलते हैं हम शेयर मॉडुलस। ठीक है, तो बच्चों अगर आपके पास जो है ये एक चीज़ तो मैंने आपको क्लियर की ना कि बेसिकली ये जो इलास्टिक मॉडुलस है ना ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में रेशियो है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस है और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान रेशियो होगी ना, तो उसको हम यंग मॉडुलस का नाम देंगे। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के दरमियान जो है वो रेशियो होगी ना, उसको हम बल्क मॉडुलस का नाम देंगे। और अगर आपके पास शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के दरमियान रेशियो होगी ना, उसे हम जो है वो शेयर मॉडुलस का नाम देंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए आप इसको देख लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले आ जाए यंग्स मॉडुलस के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया वही मैंने लिखा भी है, रेशियो बिटवीन द टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान रेशियो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस। इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और आप देख सकते हैं ऊपर स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और नीचे स्ट्रेन है। अब टेंसाइल स्ट्रेन कौन सी होती है, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो ये देखिए डेल्टा एल बाय
ओरिजिनल लेंथ एल। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक सॉलिड है सिलेंड्रिकल शेप का और इसकी ओरिजिनल लेंथ थी हमारे पास एल नॉट। हमने इस पर स्ट्रेस अप्लाई की, फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस अप्लाई कर दी, उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई और जो चेंज आया इसमें वो है डेल्टा एल। तो जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल इसको हम स्ट्रेन कहते हैं, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट। तो देख सकते हैं ये स्ट्रेस आ गई फोर्स अपॉन एरिया और ये आ गया चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, जिसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। सो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान जो रेशो है उसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। अब ये मैंने कुछ बातें उसके बारे में लिखी हैं कि एफ क्या है, ये वो फोर्स है जो कि हमने इसके एरिया ए के ऊपर अप्लाई की है। ठीक है, और ओरिजिनल लेंथ इसकी एल नॉट थी, हमने जो स्ट्रेस अप्लाई की उससे डेल्टा एल की उसमें एक्सटेंशन आ गई। ठीक है, ये बातें लिखी हैं। अब इसको ज़रा आप प्रॉपर तरीके से यूँ लिखना चाहते हैं तो देखिए, एक ये फ्रैक्शन है, फिर ये बाय और दूसरा ये फ्रैक्शन है। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है तो आप पहली फ्रैक्शन को एज इट इज लिखते हो एफ डिवाइडेड बाय ए, और जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उसको उलट करके मल्टीप्लाई कर देते हो। ये है ना डेल्टा एल बाय एल नॉट, तो आपने एल नॉट बाय डेल्टा एल करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एफ बाय ए से मल्टीप्लाई कर दिया एल नॉट बाय डेल्टा एल को। ठीक है, ये मैथ्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया, इसको एज इट इज लिखा है एफ बाय ए और इसको उलट करके मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये इसके साथ क्या हो रही है, डिवाइड। तो डिवाइड का उलट क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना चाहता हूँ तो फिर मुझे इसे उल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बेसिक मैथ्स का एक प्रिंसिपल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। इसी तरह बच्चों हमारे पास है जी बल्क मॉडुलस, ये भी बहुत आसान है। मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में रेशो। अब अगर आपके पास जो स्ट्रेस है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के दरमियान जो रेशो है उसे हम बोलते हैं जी बल्क मॉडुलस। तो यहाँ मेंशन किया है मैंने, रेशो बिटवीन द वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज नाउन एज बल्क मॉडुलस। उसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया आ गई और नीचे जो हमारे पास है जी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी डेल्टा वी बाई वी। यहाँ पर भी आप कंसिडर कर लीजिए, एक आपके पास एक बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका इनिशियल वॉल्यूम वी है और आपने इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस अप्लाई की है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया। अब जो उसका जो वॉल्यूम में इंक्रीज आया है वो डेल्टा वी है, ओरिजिनल वॉल्यूम वी है। ठीक है, तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वो स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम आया डेल्टा वी, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था वी। तो देख सकते हैं स्ट्रेस ऊपर आ गया फोर्स अपॉन एरिया और नीचे स्ट्रेन आ गया चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आपने यहाँ पर बता देना है, ये लाजमी से बताना है कि एफ फोर्स हमने अप्लाई की है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ठीक है, आउटवर्ड, ठीक है, तमाम डायरेक्शन से आउटवर्ड फोर्स अप्लाई की हमने और इसमें जो इनिशियल उसका वॉल्यूम था वो वी नॉट था। अब स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो है वो वॉल्यूम में इंक्रीज आया, कितना इंक्रीज आया, डेल्टा वी का इंक्रीज आया। ठीक है, तो आप लिख देंगे जी यहाँ पर डेल्टा वी बाई वी। अब इसको भी रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं, एक ये फ्रैक्शन है एक ये फ्रैक्शन है और ये आपस में भी डिवाइड हो रही हैं। तो आप इस फ्रैक्शन को एज इट इज लिखें ना, एफ डिवाइडेड बाई ए, और इसको उलट करके मल्टीप्लाई कर दें। ये डेल्टा वी बाई वी था ना, तो वी बाई डेल्टा वी हो जाएगा, बस इतना सा काम। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बल्क मॉडुलस। अच्छा, अब कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे इसके साथ माइनस लगाया हुआ है। अब अगर वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है तो आप पॉजिटिव के साथ चलेंगे, अगर वॉल्यूम में डिक्रीज आया, मतलब इनिशियल वॉल्यूम आपका बड़ा था, आपने इस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम में डिक्रीज आया, तो फिर आप माइनस लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। नहीं लगाना तो फिर इंक्रीजिंग वाला लेके चलेंगे केस, माइनस लगाना है तो डिक्रीजिंग वाला केस लेके चलो। फिर उसके बाद तीसरी टाइप आ जाती है जी हमारे पास शेयर मॉडुलस। ठीक है, हमने शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बारे में बड़ी डिटेल से बात की थी इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो अब उन दोनों में जो रेशो है ना, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, वो हमारे पास होती है जी शेयर मॉडुलस। ठीक है, आपको याद होगा शेयर स्ट्रेस क्या आती है, एक ऐसी स्ट्रेस जो कि बॉडी की शेप के अंदर चेंज लेके आ जाए, और शेयर स्ट्रेन क्या आती जो चेंज आया उसकी शेप में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल शेप। ठीक है, वो हमारे पास क्या थी, शेयर स्ट्रेन थी। तो अब स्ट्रेस और स्ट्रेन में रेशो हमारे पास शेयर मॉडुलस होगा, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन में रेशो। तो यहाँ मेंशन किया है, रेशो बिटवीन द शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन इज नाउन एज शेयर मॉडुलस। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स था, हमने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरफ से फोर्स अप्लाई की थी इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमारी फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में इसका जो ये वाला फेस है ये आगे को डिस्प्लेस हो गया था। नीचे जो ये फेस पड़ा हुआ सरफेस के ऊपर ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा था, बट ऊपर वाला फेस जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दैट इज डेल्टा एक्स। ठीक है, और इस शेयर फेस का इस फिक्स वाले फेस से जो फासला है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इस शेप में था, ऐसे हमने इससे पे स्ट्रेस अप्लाई की तो यहाँ से ये बेंड होकर इस पोजीशन में चला गया। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेन आई ना वो बेसिकली एंगल ही है, ये एंगल थीटा है ना इन दोनों के दरम्यान, वो बेसिकली स्ट्रेन है। ठीक है, हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात की है इससे प्रीवियस लेक्चर में जब हमने सीखा था शेयर स्ट्रेन को। ठीक है, अच्छा जी,
तो जो शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला हमने सीखा था वो ये सीखा था कि भाई जो आपका शेयर्ड फेस है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय शेयर्ड फेस का फिक्स वाले फेस से फासला कितना है। इन दोनों के दरमियान जो रेशो है ना वो बेसिकली इंडिकेट करती है जी शेयर स्ट्रेन को। तो यहाँ पर इसीलिए देख सकते हैं ये डेल्टा एक्स वो फासला है जो इस शेयर्ड फेस ने आगे की तरफ कवर किया, और इस शेयर फेस का इस फिक्स फेस से जो फासला है वो वर्टिकल वो हमारा वाई है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बाय वाई ये इसका फार्मूला है स्ट्रेन का। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है और थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और ये वाली बेस है। तो ये जो डेल्टा एक्स है ना ये है परपेंडिकुलर, और जो वाई है ना वो हमारे पास बेस है। परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रेशो होती है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशो होती है। तो इस परपेंडिकुलर और बेस की जगह पे हम जो है वो टेन ऑफ थीटा यूज़ कर सकते हैं। थीटा इज़ द एंगल, यहाँ पर मैंने मेंशन किया। ठीक है, अब एक बात और याद रखिए कि मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई टेन थीटा की वैल्यू जो है वो थीटा की इक्वल होती है अगर आप थीटा की स्मॉलर वैल्यूज़ लें, यानी बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती हैं। ठीक है, तो टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है जब आपके पास स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा होती है। तो हमारे पास ये जो डिफॉर्मेशन हो रही होती हैं ये बहुत स्मॉलर एंगल पर ही हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको हम टेन थीटा की जगह पे थीटा कर देंगे। सही है, तो अब हमारा काम आसान हो गया कि हमारे पास जो बेसिकली ये शेयर स्ट्रेन है ना वो बेसिकली थीटा है बस। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या है जी थीटा। तो एफ बाय ए हम उसी तरह से यहाँ लिखेंगे एफ बाय ए, और थीटा जो है ना वो हम नीचे आ जाएगा इसके नीचे यहाँ पर थीटा ए के साथ। ठीक है, तो आपका मसला हल हो गया। ये जो आता हमारे पास डेल्टा एक्स बाय वाई इसकी जगह पे आ गया हमारे पास ये थीटा। सो शेयर मॉडुलस जो है वो आपके पास आ गया, एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू थीटा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।